हम सबके घर में आजकल एल्डरली पेरेंट्स हैं। यूरिन की काफ़ी सारी समस्याएं जब भी एज बढ़ता है उसके साथ पेरेंट्स को होता है। कभी कभी यूरिन लीकेज होता है उनको, कभी यूरिन रुक, एक इटसेल्फ यूरिनरी ट्रबल हो और एक किसी और बीमारी की वजह से हो, ये डायबिटीज की वजह से यूरिन इन्फेक्शन है, तो हमें प्राइमरी बट सर आम लोगों की जो चिंताधारा है या जो मेरे को भी लगता है कि यूरिन का प्रॉब्लम मतलब समथिंग रिलेटेड टू किडनी। अगर हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट का क्रेटिनिन राइज कर रहा है, अगर किडनी फेलियर का कारण मेडिकल डिजीजेज है, तो ये मेडिकल नेफ्रोलॉजिस्ट का काम होता है। अगर कोई सर्जिकल कंडीशन है कि आपको स्टोन की वजह से, प्रोस्टेट की वजह से, तो ये यूरोलॉजिस्ट के डील करते हैं। सर ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड वाली समस्या आपने बताई, तो ये क्या हर इंडिविजुअल मतलब जो भी कौन से एज में मैक्सिमम पाया जाता है? जो मेल के अंदर जो सीमेन जो बनता है उसका 70% जो वॉल्यूम जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है। तो साइज ऑफ प्रोस्टेट नॉर्मल और एबनॉर्मल डिसाइड नहीं करती। सेलिब्रिटीज को तो देख ही रहे हैं, प्लस आसपास में भी बहुत कॉमन हो गया है एक टर्म जो हम सुनते हैं और हमें बहुत डर लगता है, दैट इज कैंसर। स्वागत है आपका हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में। मैं रिमी, इटर्नल हॉस्पिटल से। हम आज बात करेंगे हमारे सीनियर कंसल्टेंट यूरो डिपार्टमेंट से डॉक्टर संदीप नूनिया। सर नमस्कार। मैं जो जानना चाहूंगी कि हम सबके घर में आजकल एल्डरली पेरेंट्स हैं, तो एल्डरली पेरेंट्स को हम कई बार देखते हैं कि उनमें कई सारी चैलेंजेस होती है। बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं जनरली, आपका बीपी हो गया, शुगर हो गया, फिर आंखों के प्रॉब्लम्स हो गए, इन सब के बारे में तो सब बात करते हैं। बट हम देखते हैं कि यूरिन की काफ़ी सारी समस्याएं जब भी एज बढ़ता है उसके साथ पेरेंट्स को होता है। कभी कभी यूरिन लीकेज होता है उनको, कभी यूरिन रुक रुक के आता है, रात के समय बार बार उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। कई बार उनको अपने कॉन्फिडेंस भी उनके हिल जाते हैं। कई बार काफ़ी प्रोग्राम्स में भी वो जाना पसंद नहीं करते या तो फिर हिचकिचाते हैं। सर ऐसी समस्याएं अगर हो, जो कि बहुत ही कॉमन है आजकल, तो उन्हें जाना किसके पास चाहिए? अगर आप इस विषय में हमें थोड़ा। ठीक है, देखिए मैं डॉक्टर संदीप नुनिया, मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए यूरिन की जो भी परेशानी होती है वो दो तरीके से हो सकती हैं। एक इटसेल्फ यूरिनरी ट्रबल हो और एक किसी और बीमारी की वजह से हो। जैसे अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ का है, अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या डायबिटीज़ की वजह से यूरिन इन्फेक्शन है, या पार्किंसोनिज्म है, या स्ट्रोक के पेशेंट है, अगर इन पेशेंट्स के अंदर अगर यूरिन की ट्रबल है तो हमें प्राइमरी कंसल्टेंट को अप्रोच करना चाहिए। कि बहुत बार ऐसा होता है कि शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है, पेशेंट बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, वो हमारे पास आता है, तो हम हमेशा कहते हैं कि शुगर को कंट्रोल करिए, वो आपकी प्राइमरी डिजीज है। तो अगर किसी पेशेंट को दूसरी किसी बीमारी की वजह से ये अगर लक्षण है तो उन प्राइमरी कंसल्टेंट को अप्रोच करना चाहिए। अगर और कोई बीमारी नहीं है कि उनका हाइपरटेंशन कंट्रोल है, डायबिटीज कंट्रोल है और कोई रेलिवेंट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, देन दे शुड अप्रोच यूरोलॉजिस्ट। अक्सर जो यूरिन की जो ट्रबल होती है वो प्रोस्टेट की वजह से मिलती है। बहुत बार पेशेंट आके हमें बोलेगा कि मेरे प्रोस्टेट है, तो हम यही कहते हैं कि प्रोस्टेट एक शरीर का नॉर्मल ऑर्गन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो हर किसी आदमी में प्रोस्टेट मिलता है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनमें प्रोस्टेट की साइज उसकी उम्र के हिसाब से थोड़ा फास्ट ग्रो कर जाती है। इसमें बहुत सारी भ्रांति भी है। मैं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो उसको भी एड्रेस करना चाहूँगा कि बहुत बार प्रोस्टेट की साइज के साथ लोग सिम्टम्स को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे 50 ग्राम प्रोस्टेट है, क्या मुझे ऑपरेशन करना चाहिए? मेरे भाई को 70 ग्राम प्रोस्टेट है, उनका तो दवाई से काम चल रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि साइज और प्रोस्टेट का ना ही तो सिम्टम्स और ना ही ट्रीटमेंट से कोई कोरिलेशन है। आज भी मेडिकल साइंस के अंदर जो प्रोस्टेट से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं उनके आधार पर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि अगर आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, अगर मेडिकल रिफ्रैक्टरी है, या कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो आपकी साइज कुछ भी हो, आप डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपके सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट। साइज से इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। अक्सर ये जो यूरिनरी ट्रबल होती है या तो यूरिन इन्फेक्शन या प्रोस्टेट की वजह से आपको मिलेंगी।
सर जैसा कि आपने बताया कि ये जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस या यूरिन लीकेज जो भी है ये प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें इन्वॉल्व रहता है। बट सर आम लोगों की जो चिंताधारा है या जो मेरे को भी लगता है कि यूरिन का प्रॉब्लम मतलब समथिंग रिलेटेड टू किडनी, तो ये प्रॉब्लम के साथ हम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाए, यूरोलॉजिस्ट के पास जाए, किसके पास जाए, ये कैसे समझे? देखिए किडनी को दोनों डॉक्टर हैंडल करते हैं, एक यूरोलॉजिस्ट भी हैंडल करता है, एक नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैंडल करता है। तो जो कंडीशंस मेडिकल डिजीज है, जैसे आपको बताते हैं कि किसी पेशेंट को अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से क्रेटिनिन उसका शूट कर रहा 2.5 3.5, देन इट इज अ केस ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट। अगर हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट का क्रेटिनिन राइज कर रहा है, अगर किडनी फेलियर का कारण मेडिकल डिजीजेज है, तो ये मेडिकल नेफ्रोलॉजिस्ट का काम होता है। अगर कोई सर्जिकल कंडीशन है कि आपको स्टोन की वजह से, प्रोस्टेट की वजह से, ब्लैडर ट्यूमर की वजह से, किडनी ट्यूमर की वजह से, पेशाब के रास्ते में रुकावट की वजह से, तो ये जो सर्जिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपका यूरिनरी सिस्टम इफेक्ट होता है, तो ये यूरोलॉजिस्ट के डील करते हैं। ओके, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जाना किसके पास है? प्राइमरी अगर आप कभी भी जाते हो किसी के, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आती। अगर आप यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट में किसी भी एक को अप्रोच करते हो, ओके, तो अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल या अच्छे डॉक्टर को अप्रोच करते हो, तो अगर उनका केस नहीं भी होता तो वो आपको रेफर कर देते हैं। पर नटशेल ये देखना चाहिए कि लोगों को एक दिमाग में रहता है कि अगर कोई सर्जिकल कंडीशन भी होती है तो भी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई डॉक्टर हमें ऐसा मिल जाए जो उसको दवाई से ठीक कर दे। तो इस भ्रांति में ना रहें। कुछ कंडीशंस हार्ड एंड फास्ट सर्जिकल होती हैं, जैसे हर्निया है, हाइड्रोसील है, किडनी ट्यूमर, ब्लैडर ट्यूमर, लार्ज प्रोस्टेट, इनका मेडिकल वर्जन नहीं होता। सिर्फ 10 या 15% आपको एक ग्रे जोन मिलता है, जैसे छोटे स्टोन्स है, तो वो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट हो या यूरोलॉजिस्ट हो, वो दोनों ही ट्रीट करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, इनमें मेडिकल मैनेजमेंट है। लेकिन कुछ कंडीशंस राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप आपको एक सर्जिकल एडवाइस ही मिलेगी, तो वो आपको हर डॉक्टर वहाँ सजेस्ट कर देगा कि आप उनसे मिलिए। सर ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड वाली समस्या आपने बताई, तो ये क्या हर इंडिविजुअल मतलब जो भी कौन से एज में मैक्सिमम पाया जाता है, या हर किसी को ही ये दिक्कत आ सकती है क्या, हर किसी मेल को? देखिए प्रोस्टेट शरीर का एक नॉर्मल ऑर्गन होता है। सबसे पहले तो हमें उसका फंक्शन भी पता होना चाहिए। जी बिल्कुल। कि क्या होता है कि जो मेल के अंदर जो सीमेन जो बनता है उसका 70% जो वॉल्यूम जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है। तो यंग लोगों के अंदर जो प्रोस्टेट का फंक्शन होता है कि सीमेनल वॉल्यूम वो बनाती है। लेकिन जैसे जैसे 50 और 60 के आसपास आपकी एज बढ़ने लग जाती है, तो कुछ रीजंस हैं जो बहुत इल डिफाइंड और वेग रीजन, हेरिडेटरी काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन देखा गया कि जिन लोगों के परिवार के अंदर प्रोस्टेट की हिस्ट्री होगी उन लोगों के अंदर प्रोस्टेट की साइज बहुत रैपिडली इंक्रीज करती है। तो जिन लोगों में पारिवारिक हिस्ट्री, उन लोगों को इसीलिए जो स्क्रीनिंग के प्रोटोकॉल्स पे डिफरेंट है कि इंडिया के अंदर जो प्रोस्टेट स्क्रीनिंग है वो 50 के बाद में डिफाइंड है। लेकिन अगर किसी के परिवार में हेरिडेटरी कैंसर है तो उनको 40 या 45 पे स्क्रीनिंग एडवाइस्ड है कि आप में प्रोस्टेट की बढ़ने की टेंडेंसी थोड़ी अधिक मिलेगी। प्रोस्टेट बढ़ने के साथ साथ एक ये चीज भी जरूरी होता है कि सिम्टम्स भी उसी स्पीड में बढ़ने चाहिए। कि अगर आपकी प्रोस्टेट 100 ग्राम्स की है, ड्यूरिंग इवेल्युएशन देखा गया है, लेकिन जब आपको पूछा कि आपको यूरिनरी कोई ट्रबल है, पेशेंट ने कहा यूरिन का फ्लो अच्छे से है, रात को सिर्फ एक बार उठता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो 100 ग्राम प्रोस्टेट भी उस पेशेंट के लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी की 50 ग्राम प्रोस्टेट है और साथ में बहुत बॉदरसम सिम्टम्स है, तो वो 50 ग्राम भी एबनॉर्मल है। तो साइज ऑफ प्रोस्टेट नॉर्मल और एबनॉर्मल डिसाइड नहीं करती। कुछ लोगों में जो प्रोस्टेट से रिलेटेड सिम्टम्स अगर आवे, then it become pathological, otherwise prostate is a normal organ of a human body. So इसका मतलब जो मुझे समझ में आया आपकी बात से कि every individual is different and for every individual the approach and treatment is going to be Yes, definitely. तो हमें किसी स्पेशलिस्ट के पास आके उनकी सलाह ही लेनी चाहिए। ग्रेट सर, ये तो हमने प्रोस्टेट के फंक्शन समझ लिए। प्रोस्टेट अब इससे बचने के या प्रिकॉशंस लेने के कुछ अगर आप हमें बताएं हमारी जनता को कि हम कैसे ले सकते हैं। देखिए प्रोस्टेट जो एनलार्जमेंट है उसको हम लोग खुद नहीं रोक सकते हैं। Okay. वो पर्सन टू पर्सन अपना हेरिडेटरी बिल्डअप होता है, हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। ध्यान में ये रख सकते हैं कि जब भी हमें प्रोस्टेट या यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड सिम्टम्स हो, क्योंकि प्रोस्टेट के सिम्टम्स अलग से नहीं होते कि ये वाले सिम्टम्स सिर्फ प्रोस्टेट के हैं। पेशेंट, इसको ब्रॉड क्राइटेरिया कहा जाता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, मेडिकल में इसको टर्म्स बोलते हैं लट्स।
तो वो यूरिन इन्फेक्शन के भी हो सकते हैं, ब्लैडर के भी हो सकते हैं। बहुत बार पेशेंट आके बोलते हैं हमें यूरिन बार बार लगता है, तो मेरे को प्रोस्टेट की दिक्कत है। तो ये बहुत एक लेमैन डायग्नोसिस है, बहुत इवैल्यूएशन के बाद डिसाइड होता है कि ये यूटीआई है या ये स्टोरेज सिम्टम्स हैं या ये ब्लैडर से रिलेटेड सिम्टम्स हैं। सारे जो लोअर ट्रैक्ट सिम्टम्स कभी भी प्रोस्टेट से रिलेटेड नहीं होते, है ना। कुछ खास कैटेगरी के सिम्टम्स होते हैं और मेनली वो यूजुअली 60 ईयर्स या 70 ईयर्स के बाद शुरू होते हैं। बहुत बार 40, 50, 30 के भी पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं कि मेरे को प्रोस्टेट हो गई है, क्योंकि सोनोग्राफी में 12 या 14 ग्राम की प्रोस्टेट लिख देते हैं। तो प्रोस्टेट तो शरीर का नॉर्मल ऑर्गन है, वो तो हर किसी में मिलेगा। तो ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हम ध्यान में ये रख सकते हैं कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस ना हो, तो हमारा हाइड्रेशन प्रॉपर हो, हमारा हाइजीन प्रॉपर हो, हम अच्छे हॉस्पिटल पे ऑपरेट कराएं, क्योंकि ऑपरेट कराने के दौरान यूजुअल हर किसी सर्जरी में कैथेटर डलता है और बहुत से पेशेंट्स के अंदर वो कैथेटर रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बहुत यूटीआई करती हैं और वो बहुत लाइफ लॉन्ग पेशेंट को परेशान करती हैं। तो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो प्राइवेट पार्ट्स को सर्जरी के दौरान कितने अच्छे से हैंडल किया गया। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। ऐसा हमारा कुछ डाइटरी और इन चीज़ों से हम प्रोस्टेट की साइज को बढ़ने से नहीं रोक सकते। ओके, मैं लाइफस्टाइल चेंज करने से भी इसमें कुछ खास फर्क नहीं आ रहा है। ओके सर, जैसे कि हम अगर राजस्थान की बात करें या जयपुर की बात करें, आसपास के एरियाज की बात करें, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी एल्डरली पॉपुलेशन है ना। तो अगर प्रोस्टेट की बीमारी किसी में डायग्नोज होती है तो क्या इसका एकमात्र विकल्प सर्जरी ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोस्टेट यूजुअली जब भी डिजीज शुरू होते हैं तो कहते हैं कि अर्लीस्ट सिम्टम जो प्रोस्टेट का होता है वो होता है नॉक्चूरिया, कि रात को यूरिन बार बार आना। लेकिन थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड मान लीजिए या मिथ बहुत ज्यादा है हमारे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें ऑपरेशन ही बताएगा। तो वो जो एक लैग फेज होता है कि जब हमें मेडिसिन से हमारी सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं, वो लैग फेज हम डर में ही निकाल देते हैं। कि बहुत बार जो डिजीज है प्रोस्टेट की काफ़ी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं जो साइज को भी कंट्रोल करती हैं, सिम्टम्स को भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल करती हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम लोग खींचते चले जाते हैं कि जब तक काम चल रहा है तब तक चलने दीजिए। तो यूजुअली उस मेडिकल फेज को बहुत से पेशेंट पार करके हमारे पास आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा यूरोलॉजिस्ट सर्जरी ही बताते हैं। अगर प्रोस्टेट की साइज छोटी है, सिम्टम्स बहुत वेग हैं, तो ये मेडिसिन से भी मतलब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। बहुत कम केसेस में आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। वो मतलब मेडिकल जब आप उनके सिम्टम्स को डायग्नोज करते हो, उनको फॉलो करते हो, देन वी विल डिसाइड कि दीज आर द पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर सर्जरी। तो ओनली हार्डली 5 to 10% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी होती है। इतनी कॉमन सर्जरी नहीं होती प्रोस्टेट की। अच्छा, तो सर वो जो हमने काफी बार सुना है कि अर्लियर द डायग्नोसिस बेटर द प्रोग्नोसिस। यस यस यस, प्रोस्टेट उसके लिए बहुत फिट बैठती है सर। तो सर ये तो अभी हमारे चलो 80% 90% पेशेंट निकल गए जो मेडिसिन से हो गए। अब बाकी जो 10-15% रहे, जैसे कि आपने बोला कि 60 से 70 साल के बीच के पेशेंट्स की ही ये एज है सर्जरी की। तो सर सर्जरी सुनते ही डर लगता है, एंड ऊपर से अगर मेरे पेरेंट्स को एट द एज ऑफ 60 या 70 सर्जरी करने बोलेंगे तो हम आम लोगों का यही थॉट प्रोसेस है कि अब और कितने दिन जिएंगे, अब क्या रिस्क लेना, अभी तो हार्ट के प्रॉब्लम होंगी, ये होंगे, कहीं ऑपरेशन टेबल में ही कुछ ना हो जाए। ये सारी चीजें चलती रहती है, एंग्जाइटी होती रहती। तो सर इसमें कुछ एडवांसमेंट या मतलब इस सर्जरी की टेक्निक, या अगर आप हमें थोड़ा सा इसमें समझाएं। देखिए, प्रोस्टेट सर्जरी अभी बहुत सेफ हो गई है। ना ही तो इसमें एनेस्थीसिया की कोई जरूरत पड़ती है ना। बहुत मतलब रीजनल एनेस्थीसिया कि पूरा बेहोश नहीं करते। सिंपल हमें जो प्रोस्टेट का एरिया जो करना पड़ता है, रीढ़ की हड्डी में एक बहुत पतली सी सुई लगती है, आपको बाकी हीमोडायनामिक्स वैसे ही रहते हैं, पेशेंट अवेक रहते हैं, पूरी सर्जरी देख रहा होता है। सेकेंडली कॉटरी बहुत कम यूज होने लगे है आजकल, तो लेजर से प्रोस्टेट सर्जरी होने लगी। एक मार्केट में रिसेंट सर्जरी आई है, हॉलमियम लेजर ई न्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट हॉलएप। तो बहुत ही मिनिमम सा ब्लड लॉस होता है, साइज का भी कोई कोरिलेशन नहीं है। पहले ये होता था कि 60 या 70 ग्राम से ऊपर जितने भी प्रोस्टेट होते थे उसको 2 या 3 स्टेज में ऑपरेट करते थे। अभी हमारे यहाँ 100, 200, 250 ग्राम्स तक के प्रोस्टेट एक सिंगल स्टेज में ऑपरेट हो रहे हैं विद इन 1.5 आवर में, और सिंगल 1 या 2 दिन के बाद में डिस्चार्ज हो रहे हैं। ग्रेट। तो एनेस्थीसिया बहुत अच्छा हो गया है, सर्जिकल आर्मामेंटेरियम बहुत अच्छा हो गया है, कोई चीरा वगैरह भी नहीं लगता।
पहले बड़ी प्रोस्टेट जो होती है वो चीरा लग के होती थी, जिसको ओपन प्रोस्टेटेक्टोमी बोलते थे। तो उसके बाद में यूरिन के इनकॉन्टिनेंस बहुत कॉमन थे। तो अगर परिवार में किसी भी एक मेंबर को अगर सर्जरी के बाद में कॉम्प्लिकेशन हो जाती थी तो डेफिनेटली उस चीज का एक फोबिया बैठ जाता था कि उसमें भी ऐसा हुआ तो कहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हो जाए। बिल्कुल। पर आजकल सेफ्टी बहुत अच्छी है, अब सब स्टैंडर्ड कंडीशंस में ऑपरेट मत कराइए। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग मैसेज है। कई बार हम पास के चक्कर में कि ये हॉस्पिटल हमारे पास रहेगा या थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट देखने के चक्कर में, तो उन चीजों में हम लोगों को या तो यूरिन में इन्फेक्शन होगा या यूरिन में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया। अदरवाइज जो प्रोस्टेट सर्जरी है वो मोर देन 99% काफी हद तक कामयाब और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। रही बात लाइफ की, तो जो प्रोस्टेट की जो सर्जरी होती है वो आपकी लाइफ प्रोलॉन्ग नहीं करती, आपकी लाइफ को अच्छी बनाती है ना। कि जैसे आपको आपको दिख नहीं रहा, आप अगर चश्मा लगा लोगे तो आपको दिखने अच्छा लग जाएगा। आपको अगर चश्मा नहीं लगाओगे तो जी तो आप वैसे भी रहे हो। तो प्रोस्टेट भी वैसी ही क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि डेफिनेटली 70-75 के बाद में आपका सर्वाइवल लिमिटेड है, लेकिन जो बचा हुआ सर्वाइवल है वो आपको बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज करेगा। तो इसलिए हम लोग सर्जरी एडवाइस करते हैं। ग्रेट सर, जैसे कि अभी हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज को तो देख ही रहे हैं, प्लस आसपास में भी बहुत कॉमन हो गया है एक टर्म जो हम सुनते हैं और हमें बहुत डर लगता है, दैट इज कैंसर। कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया, दैट्स वेरी कॉमन नाउअडेज। सो प्रोस्टेट कैंसर भी हमने काफी सुना है ना, होते हुए लाइक राजेश खन्ना जी आपके दिन मतलब काफी सेलिब्रिटीज हैं एग्जैक्टली वो उनको भी हुआ। तो सर हाउ कॉमन इज प्रोस्टेट कैंसर? या ऐसा है क्या कि प्रोस्टेट चलो डॉक्टर ने डिटेक्ट कर दिया, हमने सर्जरी नहीं कराई तो इट कैन लाइक गेट कन्वर्टेड इनटू कैंसर? देखिए, प्रोस्टेट की अगर डिजीज है और आप ट्रीटमेंट करवाते हो या ट्रीटमेंट नहीं कराते हो तो ये कैंसर में तब्दील हो जाती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मिथ है। बहुत से पेशेंट हम लोगों को ऐसे बोलते हैं कि अगर इसका इलाज ना कराएं तो क्या कैंसर में तब्दील हो जाएगा, या इसको हम लोग अगर छिड़वाएं तो कहीं कैंसर में तो तब्दील मिलेगा। जो बेनाइन एनलार्जमेंट या नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट और प्रोस्टेट कैंसर दोनों अलग है। जरूरी नहीं कि प्रोस्टेट कैंसर बड़ी प्रोस्टेट में मिलता हो। एक 20 ग्राम प्रोस्टेट में भी कैंसर हो सकता है और एक 100 ग्राम प्रोस्टेट भी नॉर्मल हो सकती है। तो ये दोनों स्पेक्ट्रम अलग है, नॉर्मल एनलार्जमेंट और कैंसरस एनलार्जमेंट। एक टेस्ट होता है काफी कॉमनली जो सीरम PSA बोलते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक ब्लड से लिया हुआ बहुत ही साधारण सा मार्कर है। अगर इसकी रिपोर्ट 0 to 4 के अंदर नॉर्मल आती है तो इट मीन्स द पेशेंट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी कैंसर। अगर इसका 10 से ऊपर कुछ आता है तो इन्फेक्शन और प्रोस्टेट कैंसर दोनों के साइमल्टेनियसली होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत सिंपल सा टेस्ट है PSA, आप वो करवाइए और आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कैंसर से ग्रसित तो नहीं है। जरूरी नहीं कि प्रोस्टेट का जो PSA है वो हमेशा सिम्टम बेस्ड ही कराए, क्योंकि इट इज नॉन एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट। और स्क्रीनिंग कभी भी सिम्टोमेटिक पेशेंट पर नहीं होती। कि आप किसी भी टेस्ट की जब आप स्क्रीनिंग कराते हो या अपना कहते हैं कि मेडिकल चेकअप कराते हो या हेल्थ चेकअप कराते हो तो वो हमेशा हेल्दी लोगों में होता है। दे वर नॉट कंसिडर्ड टू बी द पेशेंट्स। तो PSA घर के अंदर हमारे परिवार में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी 50 है, 60 है, 65 है, 70 है, एक अपना सिंपल जो भी चेकअप उसके साथ साथ PSA जरूर करवाइए। PSA से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैंसर तो नहीं है। सेकेंड सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी मेल्स के अंदर अभी भी जो प्रोस्टेट कैंसर है वो हाईएस्ट कैंसर है, नंबर 1 कैंसर है। लेकिन फिर भी ये बहुत मतलब डोरमेंट टाइप का कैंसर है कि अगर आप इसका ट्रीटमेंट कराते भी हो तो अभी भी 70-75 तक भी अगर फिट पेशेंट हो तो कैंसर ऑपरेट करते हैं। अगर 78 या 80 ईयर्स के आसपास होता है तो क्या कहते हैं, लेट द कैंसर सेटल डाउन इटसेल्फ। ओके, कि वो बहुत रैपिडली प्रोग्रेस नहीं करते कैंसर प्रोस्टेट। लेकिन अगर आप 70 से पहले डायग्नोज करते हो, क्योंकि इसकी जो सर्जरी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। अच्छा। ऑल्दो बहुत एडवांस टेक्निक आ गई है, रोबोटिक है, लेप्रोस्कोपी है, लेकिन फिर भी 4 से 5 घंटे की सर्जरी है। तो इतनी मॉर्बिड सर्जरी हम तभी करते हैं जब एक्सपेक्टेड सर्वाइवल पेशेंट का 10 ईयर से ज्यादा हो। तो आपको कोई चलता फिरता फिट पेशेंट आता है तो आप 70-75 तक भी कर देते हो। आपको मॉरिबंड पेशेंट आता है तो फिर प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट नहीं करते। ओके सर, लाइक जैसे कि आपने बताया नंबर 1 कैंसर पे अभी प्रोस्टेट कैंसर है फॉर मेल, वैसे ही फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। लाइक ब्रेस्ट कैंसर के लिए
हमें एजुकेट किया जाता है कि हम घर पे अपने ब्रेस्ट पे गांठ वगैरह सेल्फ एग्जामिनेशन, तो इस तरीके का कुछ सेल्फ एग्जामिनेशन प्रोस्टेट में भी होता है क्या? देखिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट आता है वो पीएसए सबसे बेस्ट वही हो। हाँ, और अपने जो भी अगर सिम्टम्स हो गए, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर हमेशा सिम्टम्स नहीं देता, अच्छा। तो अपना जो भी रिपीटेड जो भी बीच बीच में एटलीस्ट एनुअल हेल्थ चेकअप तो जरूर कराएं कि एटलीस्ट 50-55 ईयर्स के बाद में सीरम, पीएसए, अल्ट्रासाउंड, क्यूबी, ये सब टेस्ट जरूर कराएं। और जब भी आपको सिम्टम्स मिले तो हमेशा लेमन से ना पूछें कि लोग कहते रहते हैं कि हमारे पड़ोस में किसी ने कहा कि ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो इन चीज़ों के ऊपर ना जाएं कि हम हमारे मोहल्ले से एडवाइस लें। हमेशा एक्सपर्ट की एडवाइस लें, और एक्सपर्ट में भी बहुत बार लोग बात कहते हैं वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, कि जैसे एक फिजिशियन है उनका अपना एक ऑरा है, एक नेफ्रोलॉजिस्ट का, एक गायनेकोलॉजिस्ट का, वैसे ही यूरोलॉजिस्ट का है। तो जो प्रोस्टेट के सिम्टम्स और प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट है वो आपको यूरोलॉजिस्ट सबसे बेहतर बता सकता है, तो उन्हीं से एडवाइस लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ग्रेट सर, ये तो हमने बात की एल्डरली जितने भी पॉपुलेशन है उनके बारे में। तो आजकल हम दो चीजें और देख रहे हैं कि कई यंग मेल्स में भी चैलेंजेस आते हैं विथ यूरिनरी प्रॉब्लम्स, एबनॉर्मलिटीज, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि बीइंग फ्रॉम द इटर्नल फैमिली, हमारे पास आप जैसे स्पेशलिस्ट है जो कि बच्चों का पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट भी हमारे पास हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको इसमें महारत हासिल है। तो सर मतलब इस पीडियाट्रिक वाले जो रेजिम है एज वेल एज यंग पेशेंट्स जो है, इनके लिए अगर आप कुछ बताएं कि इनमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। कि ये जो पीडियाट्रिक यूरोलॉजी है ये पिछले मतलब हार्डली ये मान लीजिए एक डिकेड में ही एमर्ज करी है। उसका रीजन है कि लगभग जो पीडियाट्रिक एबनॉर्मलिटीज हैं वो एंटीनेटली डायग्नोज होने लग गई। कि पहले ये होता था कि फीमेल प्रेग्नेंट हुई और डिलीवरी हुई, तब तक इक्की दुक्की एक सोनोग्राफी हुआ करती थी, और उसमें भी सिंपल ये देखते थे कि एक बच्चा है, दो बच्चा है, नॉर्मल है, बस खत्म, डिलीवरी हुई और वो घर चला जाता था। आजकल ऐसा नहीं होता, सब लोग एजुकेटेड हैं, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सब्सिडीज चल रखी हैं, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी फ्री स्कीम्स चल रखी हैं, सोनोग्राफी फ्री हो रही है, तो 6 या 7 बार एक फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान ही सोनोग्राफी करा रही है। तो जो प्रेगनेंसी की जो लास्ट ट्राइमेस्टर की सोनोग्राफी है 6, 7, 8, 9 मंथ के आसपास, तब तक काफी हद तक बीमारियां हैं वो सोनोलॉजिस्ट आपके बच्चे को बता देता है। तो जब बच्चा डिलीवर करता है तो पहले ये होता था कि जब तक बच्चा कुछ सिम्टम्स नहीं बताता था कि पेट दर्द है ना, कोई भी कॉम्प्लिकेशन, तो तब तक 3 या 4 या 5, 6 साल गुजर जाते थे, और तब तक जो भी यूरिनरी एबनॉर्मलिटी थी उसके साथ बच्चा बियर करता था, किडनीज खराब हो जाती थी, यूरेटर खराब हो जाते थे। आजकल सिनेरियो ये नहीं रहा, एंटीनेटली रेडियोलॉजिस्ट आपको बता देता है कि आपके बच्चे को ये परेशानी है। इसलिए हमने एक यंगेस्ट लेप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी इंटरनल में करी है 1 महीने के बच्चे की, आज तक 3 मंथ यंगेस्ट एज रही है। हमने टचवुड, डॉक्टर हमारा एनेस्थीसिया, आईसीयू सब बैकअप बहुत अच्छा था, तो पेशेंट वाज विलिंग टू गेट इट ऑपरेटेड बाय लेप्रोस्कोपी। तो 1 मंथ के बच्चे की लेप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी करी। एक हमने 2 दिन के बच्चे का वॉल फल्गरेशन किया। तो ये सब एबनॉर्मलिटी हम लोगों को रेडियोलॉजिस्ट पहले ही बता देते हैं। तो कुछ जो अवेयर पेशेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि ये सर्जरी भी वैसे ही करी जाए जैसे एडल्ट्स में करी जाती है, मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच के साथ। और ये मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच अभी भी छोटे हॉस्पिटल्स पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट्स काफी कॉस्टली आते हैं, उसकी जो टेक्निक है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, आपका आईसीयू का सेटअप, आपका नियोनेटल सेटअप, आपका एनेस्थेटिक सेटअप। तो ये सारा कोलैबोरेशन बहुत कम हॉस्पिटल्स में होता है क्योंकि उतना वॉल्यूम नहीं मिलता। टचवुड हमारे पास इतना अच्छा वॉल्यूम है कि हमारे पास पूरे राजस्थान के नहीं, लगभग नॉर्थ इंडिया के काफी सेंटर से हमारे पास बच्चे एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाने आते हैं। तो हम लोग तमाम जो सर्जरीज हैं, जैसे पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन था, तो एक पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन कंडीशन होती है जब किडनी में रुकावट होती है, वो बच्चे में कोई तकलीफ नहीं देती, लेकिन अगर आपने 3, 4, 5 साल अगर उसके कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं कराया तो वो किडनी खराब हो जाती थी। तो पहले ये किडनियां निकाल दी जाती थी, तो माँ बाप को पता ही नहीं लगता था। अब पेरेंट्स अवेयर हो गए हैं तो उन बच्चों की किडनी लेप्रोस्कोपी से ऑपरेट करा रहे हैं। ओपन सर्जरी पहले भी होती थी, पर लेप्रोस्कोपी का बहुत फायदा रहता है कि हार्डली 2 या 3 mm का इंसिजन लगता है। बहुत बार पीडियाट्रिशियंस या पीडियाट्रिक सर्जन हम लोगों को समझाते जरूर थे कि 3 सेंटीमीटर का चीरा लगेगा, लेकिन बच्चा भी छोटा है,
ये जो 3 सेंटीमीटर का चीरा जब बच्चा 25 साल का होगा तो वो 18 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो मसल कटिंग इंसिजन्स होते हैं ये बच्चों को बहुत ही म्यूटिलेटिंग होते हैं, बहुत गंदा स्कार बनाते हैं, उसको काफी हद तक फिजिकली इनेबल कर देते हैं कि कोई भी बहुत हैवी एक्टिविटीज नहीं करते हैं। तो आजकल लोगों का रुझान मिनिमल इन्वेजिव और पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट के प्रति ज्यादा होने लग गया है। तो ये सेटअप हमारे पास अवेलेबल है। तो हम जितना इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर पाए उतना अच्छा, उतने बच्चों को हम बेसिकली हेल्प कर सकते। अभी भी वही बात होता है कि बच्चे के लिए लोगों में एक फोबिया रहता है। जी बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि एडल्ट्स में फोबिया रहता है कि माता पिता हमारे 75 के तो हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि टेबल पे ही एक्सपायर हो जाए। सेम फोबिया बच्चों के लिए भी मिलता है कि अभी तो जस्ट पैदा हुआ है। हमारी ओपीडी के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि हम 3 महीने के बच्चे को ऑपरेट बताते हैं, उसकी दादी या उसके दादा, यूजुअली यंग पेशेंट जो होते हैं उनके जो पेरेंट्स तो बहुत मोटिवेटेड मिलते हैं, लेकिन घर में उनके दादा दादी अलाउ नहीं करते कि अभी तो बहुत छोटा बच्चा है, क्योंकि उसमें सिम्टम्स भी नहीं है। और मीनवाइल वही पेशेंट हमारे पास 2 या 3 साल बाद दिखाने आता है जब उसका प्रोग्नोसिस एंटायरली चेंज हो जाता है। तो ऐसा एक फोबिया हमें हटाना चाहिए। अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि हमें उस बच्चे की सर्जरी करानी चाहिए तो जितना जल्दी हम लोग उसको मैनिपुलेट कर, जितना जल्दी हम उसको करेक्ट कर सकेंगे उसके रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे हमें। सर जैसे कि हमने अभी बच्चों के बारे में बात की, यंग एडल्ट्स के बारे में बात की, बड़े बुजुर्ग के बारे में बात की। सो ऑन 15th is International Father's Day. So you are also a father and आपके भी yes, आपके भी फादर है, आपका सन भी। So what is your message to our viewers? बहुत अच्छा मैसेज देने का। मैं खुद एक बेटे का फादर हूँ और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने खुद मेरा बेटा भी ऑपरेट किया है। उसको फाइमोसिस था, तो मेरे को ये लगा कि भाई मैं इस चीज को लिंगर नहीं करूंगा। बहुत मतलब ये था कि ना करना पड़े जी। लेकिन चूंकि मैं जानता हूँ उस चीज को, तो बीइंग ए फादर मैंने बेटे को ऑपरेट किया। तो सर्जरी इज नॉट ए इंफीरियर ऑप्शन, है ना। मुझे पता था चीज, मेरे फादर भी हैं, प्रोस्टेट की दिक्कत रहती है, रेगुलर चेकअप कराते हैं। तो अपने बच्चों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हर पेरेंट्स का रहता है, लेकिन एक्सपर्ट एडवाइस हमेशा लें, है ना। बच्चों की सर्जरी बहुत कॉमन होने लग गई है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ है, क्योंकि बच्चा अनजान है। अगर आप उसके डिसीजन सही तरीके से नहीं लोगे तो 10 साल 15 साल बाद में वो बच्चे रिग्रेट करेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने आज हमें वो सपोर्ट नहीं दिया, जिस वजह से आज हमारी ये किडनी खराब हो गई। हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे एग्जाम्पल्स की, जब प्यार के नाते और वो बच्चे आज भी उन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एज ए सन मैं कहना चाहूँगा कि हर किसी के घर में बुजुर्ग लोग हैं, तो टाइम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हम लोगों के पास हॉस्पिटल में जाने का टाइम भी नहीं रहता, हम पेरेंट्स के उतना ज़्यादा फोकस भी नहीं कर पाते। तो बहुत बार ये रहता है कि हम पेरेंट्स को उतना ध्यान दे नहीं पाते, उतनी अटेंशन नहीं दे पाते, जिस वजह से पेरेंट्स हमें वो अपनी बीमारी बता ही नहीं पाते। बिल्कुल, है ना, कि वो लगते हैं कि बेटा पहले से बिजी है। तो कुछ हद तक आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारें, उनकी दिनचर्या को देखें कि अगर हमारे पापा रात को 4 बार पेशाब करने उठ रहे हैं तो डेफिनेटली उनको यूरिनरी ट्रबल है। अगर उनको बाथरूम में ज्यादा देर तक वक्त गुजारने की जरूरत पड़ रही है तो उसका मतलब उनको यूरिन में प्रॉब्लम है। तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखें उनका। जरूरी नहीं कि वो जब हमें बताएं तभी हम उनको हॉस्पिटल लेके आए। आजकल बहुत से हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, एम्बुलेंसेज आ रखी हैं, होम केयर आ रखे हैं, होम से सारी इन्वेस्टिगेशन हो रखी है। तो अगर हम वास्तव में मोटिवेटेड हैं अपने पेरेंट्स के लिए, तो वो बोलते हैं ना, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अगर हम मोटिवेटेड हैं तो हमें रास्ता जरूर मिल जाएगा। इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छा सिस्टम है व्हाट्सएप, अमेरिका में ये भी नहीं चलता। आप अगर किसी भी डॉक्टर को, बहुत अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो 90% ऑफ द डॉक्टर्स यूजुअली रिप्लाई। तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है कि आप अगर वास्तव में मोटिवेटेड हैं तो आपके डॉक्टर का नंबर मिलता है और डॉक्टर आपको गाइड करता है। तो जरूरी नहीं कि पेरेंट्स को आप लेके आए, बट मोटिवेशन आपके अंदर से होना चाहिए कि हम हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहे हैं। तो फादर्स डे के ऊपर ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, खुद का भी ख्याल रखें, और एटलीस्ट मेडिकल प्रोविजन में तो वो कहीं उनको ये फील नहीं हो कि काश मेरा बेटा ऐसा होता तो आज मैं इतना परेशान नहीं हो रहा होता। थैंक यू।